बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुख्मा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में खुश आमदीद कहती हूँ। जनाब, खूबसूरती के लिए ना हमें बहुत से मेकअप जो हैं वो करने पड़ते हैं। ख़वातीन तो मेकअप के हवाले से बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर और नित नए तजर्बात जो हैं वो करती रहती हैं। लेकिन अब मर्द भी जो हैं वो इस तरह से तजर्बे करने से जो है ना वो पीछे नहीं रहते, बल्कि वो भी मेकअप वगैरह करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मेकअप ना भी करें लेकिन स्टाइलिंग और अपनी स्किन का ख्याल रखना या पफिंग वगैरह, ये अब मर्दों की रूटीन में भी ये चीज़ें शामिल होने लग गई हैं। पहले इन तमाम चीज़ों को ख़वातीन की ब्यूटी के साथ मंसूब किया जाता था, लेकिन ये सब चीज़ें नो डाउट इंसान की जो आउटर ब्यूटी है, ज़ाहिरी खूबसूरती है, उसमें इजाफा तो करती हैं। लेकिन हम अंदर से खूबसूरत कैसे दिख सकते हैं, बन सकते हैं और दूसरों की ज़िंदगियों पर अपनी पर्सनालिटी का अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, इसके लिए हमें अंदर से खुश होना पड़ेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा खुश अंदर से जेन्युइन तौर पर फ़ील कर रहे होंगे, अगर हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, हम मुतमईन होंगे, हम ज़िंदगी की हर चीज़ से मुतमईन होंगे, सेटिस्फेक्शन होगी हमारे अंदर, अल्टीमेटली ग्रैटिट्यूड होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं हमारी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा निखार पैदा करती हैं। सो ऑलवेज़ ट्राई कि आप अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हों, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, मुतमईन हों, खुश हों और जो आपकी स्माइल है वो लोगों को आपकी तरफ मुतवज्जा कर रही हो। तो ये तमाम चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, बजाय इसके कि आप आउटर ब्यूटी पर और मेकअप वगैरह पर इतनी तवज्जो दें। इन चीज़ों पर भी तवज्जो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर के मौसम के हवाले से ज़रा अपडेट हासिल करेंगे आगे बढ़ते हुए। रिजवाना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिजवाना, बताइएगा कैसा है इस वक्त लाहौर का मौसम? होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। सूरज ने सुबह आंखें खोलते ही शहरियों को भी आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं और ऐसा मालूम हो रहा है कि आज सूरज सवा नेज़े पर आ चुका हो और गर्मी और हब्स का राज एक मरतबा फिर से बरकरार हो चुका है और जो है वो शहरी भी पसीने से शराबूर हो चुके हैं। और दर्जे की बात की जाए तो करंट टेम्परेचर जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात का यही कहना है कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। आज सारा दिन की बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबालूद रहने का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है, चूँकि आसमान पर हल्के हल्के बादल भी नमूदार हो रहे हैं, हवाएं भी चल रही हैं। लेकिन आज जो है वो सारा दिन गर्म मरतूब भी हवाएं चलती रहेंगी और तिबी माहिरीन ने भी शहरियों को एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करने की भी हदायत जो हैं वो जारी कर दी हैं। बारिशों की बात की जाए तो सबका इंतज़ार है कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से जो है वो बारिशों की भी पेशगोई की जा रही है, लेकिन आज जो है बारिश के होने के इम्कानात इंतहाई कम है। लेकिन कल और परसों 2 रोज़ गरज चमक के साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश की भी पेशगोई की जा रही है। लेकिन मानसून का जो है वो ग्रैंड स्पेल भी दाखिल हो रहा है, जो दूसरा स्पेल है वो धुआंधार एंट्री भी लेगा और जो बारिशों का सिलसिला है कल से लेकर 25 जुलाई तक जो है वो जारी रहने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और किसी नाकानी अफवाह से बचने के लिए सूरत हाल से पेश नज़र पंजाब डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है ताकि और तो सच अ वंडरफुल न्यूज़ कि कल से लेकर बारिशों की प्रेडिक्शन है 25 जुलाई तक और वी होप कि अच्छी बारिश हो और ये सबके लिए रहमत बने, जहमत ना बने। आज लाहौर में जो मतला है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा, पार्शली क्लाउडी आज का दिन होगा, बट दैट इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल। थैंक यू सो मच। रिजवाना हमारे साथ मौजूद थी। मूविंग फॉरवर्ड करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। US डॉलर आपको मिल सकेगा 278 रुपीज़ में, यूरो 302, ब्रिटिश पाउंड 355, यूएई दिरहम 76.4, सऊदी रियाल 73.2, कवेती दिनार 908.34, कैनेडियन डॉलर 214, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 191, ओमानी रियाल 724.56 में आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। आगे बढ़ते हुए वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। खीरा 85 रुपीज़ पर केजी, आलू 73, सब्ज मिर्च 80, पालक 50, प्याज 40, गाजर 100, टमाटर 80, गोभी 150, करेला 140 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको अवेलेबल होगा। फ्रूट रेट्स में सेब 325, खजूर 515, फालसा 210, केला 160, पपीता 300, आम 155, आड़ू 165, लीची 345 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको अवेलेबल होगी। ब्रॉयलर रेट्स में जिंदा ब्रॉयलर 410, गोश्त 615, अंडे फार्मी 249 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आपको मार्केट से अवेलेबल होंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे आज की टॉप स्टोरी। सबसे पहली स्टोरी को ज़रा मैं लिंक इस हवाले से करना चाहूँगी कि जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, मेरी तो ये प्रैक्टिस थी
कि जब कोई घर का बड़ा जो था आपको सिक्के देता है, फिर आप उसको मतलब लाइक जमा करते हैं और मनी बॉक्स में डालते हैं, और फिर आप कुछ अरसे के बाद मनी बॉक्स खोलते हैं या मिट्टी का तो तोड़ते हैं, और फिर आप उसमें से अपनी जो जमा पूंजी है या जो आपने पैसे कलेक्ट एक्चुअली में किए होते हैं उनको देख के खुश भी होते हैं, और फिर उसका कुछ ना कुछ किया जाता है। ये बच्चों की वैसे अभी भी प्रैक्टिस में होता है। जब मेरा बचपन था तो उसमें स्क्रैप बुक्स में हम टिकट्स वगैरह इकट्ठी करके, ट्रेन के टिकट्स हैं, इस तरह से मुख्तलिफ टिकट्स को इकट्ठा करके उनको जो था वो चस्पा किया जाता था, और वो भी एक कलेक्शन जो थी वो बन जाती थी। तो पहले वक्तों में ये हमने काम किए हुए हैं। मेरे ख्याल में ज़रा कॉइन कलेक्शन जो है वो ज़्यादा कॉमन है आजकल के बच्चों में। इसी से ही ज़रा लिंक करते हुए हमारी आज की ये जो स्टोरी है वो ये कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कॉइन एसोसिएशन की जानिब से नायाब सिक्कों की नुमाइश का अहतमाम किया गया, और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में जितने भी बच्चे थे उनको ये सिक्के दिखाए गए। ना सिर्फ सिक्के दिखाए गए बल्कि टिकट्स दिखाई गई। पाकिस्तान जब बना था और टिल नाउ जितने भी टिकट्स ट्रेन के या मुख्तलिफ टिकट्स इस्तेमाल होते रहे हैं वक्तन फ़वक्तन वो भी दिखाए गए। इसके साथ साथ जो मेडल्स थे, सिविलियन मेडल्स हो गए या हमारी मिलिट्री के मेडल्स, वो भी दिखाए गए, और दिखा के ऑब्वियसली बच्चों ने भी खुशी का इजहार किया, लेकिन इससे ज़्यादा ये एक इंफॉर्मेटिव पर्पस के लिए भी थे, और इस मकसद के तहत बच्चों को ये तमाम चीज़ें भी दिखाई गई कि वो अपनी हिस्ट्री से हम आहंग रह सकें। सो इस हवाले से चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में कॉइन एसोसिएशन की जानिब से इस आप कह लें तकरीब का या इस इवेंट का, वन डे इवेंट का बाकायदा तौर पर एहतमाम किया गया। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, और वैसे भी बच्चों को पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क में या पूरी दुनिया में कौन से टिकट्स इस्तेमाल होते रहे, कब कब कौन सी करेंसी आई, फिर चेंज होती रही। 5 रुपीज़ का हमारे यहाँ पर एक नोट होता था, फिर उसको रिप्लेस किया 10 रुपीज़ के नोट ने, और अब 10 रुपीज़ की भी बाय द वे कोई इतनी वैल्यू नहीं रही। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं कि उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में बताया जा सके। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड, इंटरेस्टिंग ख़बर ये है कि लड़ाई झगड़े तो हमने शादियों पर अक्सर देखे हैं, पाकिस्तान में भी देखे हैं, भारत में भी इस तरह के हो जाते हैं, बिकॉज़ ये ज़्यादातर जो है वो एशियन कल्चर में लड़ाई झगड़े शादियों पर होते हैं। लेकिन अब की बार जो झगड़ा था वो बड़े ही मुनफरद अंदाज में हुआ, और एक मुनफरद रीज़न की वजह से हुआ क्या कि जो दूल्हा था, भारत का बाय द वे ये वाक़या, और अभी आप इसकी वीडियो देख भी सकते हैं, ये दूल्हा है और इसने ना लड़की वालों को धोखा दिया अपने बालों का, क्या मतलब बालों का कहा नहीं होगा बट ये विग यूज़ करता था एक्चुअली में। सो उसके बाद सारे शादी के फंक्शंस अटेंड हो गए। बारात के वक्त कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हुआ, जो मेन इवेंट था शादी का, कि ये कुछ गड़बड़ है इसके बालों पर, और इसने शायद विग का इस्तेमाल किया है। जब ये राज अफशा हुआ सो वहाँ पर जो ससुराली थे इस दूल्हे के, उन्होंने इसको खूब मारा, खूब पीटा, और फिर कोई लिहाज वगैरह नहीं किया। तो फिर ऑब्वियसली शादी कहाँ कायम रही होगी। लेकिन ऐसे भी लड़ाइयाँ जो हैं वो हो जाती हैं। पहले सच बता देना चाहिए कि आपके बाल नहीं हैं और आप गंजे हैं। खैर, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, और ट्विटर पर जब से इलॉन मस्क ने उसको टेक ओवर किया है, रैपिड चेंजेस तो हमने देखे ही हैं, जिन पर बहुत सा क्रिटिसिज्म भी सारिफीन की जानिब से सामने आ रहा था, बल्कि इसके ऑल्टरनेटिव अब थ्रेड्स प्लेटफॉर्म जो है उसको बड़ा तेज़ी के साथ प्रमोट किया जा रहा है, जो कि मेटा की मलकियत है। लेकिन अब ट्विटर जो है अपने सारिफीन को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ऑडियो और वीडियो कॉल्स का जो फ़ीचर है वो बहुत जल्द जो है वो लॉन्च कर देगा। अभी ये जो फ़ीचर है ये आजमाइशी मराहिल में जो है वो जारी है, और इसको बहुत जल्द लॉन्च कर दिया जाएगा, जस्ट फॉर द पर्पस के लोग जो हैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। एंड वी हैव सीन इलॉन मस्क जिन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़ों पर ये बात की है कि ट्विटर को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल हो, और इसको नाम भी उन्होंने वैसे ये एक दो जगह सामने आया कि एवरीथिंग ऐप का लफ्ज़ भी इसके लिए वो इस्तेमाल करते रहे हैं। तो एक तो थी हमारे पास ये ख़बर। आगे बढ़ेंगे, और झीलों में खून चूसने वाली वेम्पायर मछलियाँ जो हैं वो वबाले जान बन चुकी हैं। ये कुछ अभी विजुअल्स हैं वेम्पायर मछली के, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसकी हम हिस्ट्री को देखें तो बेसिकली ये तकरीबन 19वीं सदी से पहले की मछली है, लेकिन सम हाउ ये अटलांटिक ओशन के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती थी, लेकिन सम हाउ 19वीं सदी में ये ट्रेवल करते हुए कनाडा और अमेरिका की कुछ झीलों तक पहुंच गई। अच्छा, ये इतनी ख़तरनाक है कि जो दीगर आबी मखलूक है, जिसमें मछलियाँ भी डेफिनेटली आती हैं, जो हमारे यहाँ मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रेड के लिए
कारोबार के लिए खाने पीने के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसमें ट्राउट एक्चुअली में सबसे ज़्यादा फेमस है, ये उसको भी नहीं छोड़ती। तमाम की तमाम मछलियाँ इसके शिकार से बच नहीं सकती। इसका फेस बहुत अजीब होता है, बाहर की साइड पर नोकीले किस्म के दांत होते हैं और ये तमाम मछलियों का शिकार करती है, उनका ब्लड चूसती है, उनको मारती है। सो अब ये जो मछली है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वबाले जान बन चुकी है। कोविड के बाद से इसकी नस्ल में तेज़ी के साथ अफजाइश देखी गई, इसको मारने की भी कोशिश की गई, लेकिन एक्सपर्ट्स अभी तक ताहाल कामयाब नहीं हो सके। लेकिन अब इसको ठिकाने लगाने की ज़रूरत है, तो हमने सोचा इस मछली के बारे में आपको बताया जाए। और उसका एक और नाम भी है, बाय द वे, सी लैम्प्रे भी इसको कहा जाता है। तो ये तो थी हमारी आज की टॉप स्टोरी। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे योगा के ज़रिए बैक पेन का इलाज कैसे मुमकिन है। आगे बढ़ते हुए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान का $3 अरब कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर लिया है। मज़ीद कितनी महंगाई और टैक्सेस का नफाज किया जाएगा, मईशत में इस से कितनी बेहतरी आ सकती है, इस पर भी बात करेंगे। तंदूर पर रोटियां लगाने वाला लड़का लेक्चरर बन गया और 5 गोल्ड मेडल्स भी जीत लिए। आपकी मुलाकात इस नौजवान से करवाएंगे। और मज़ीद आगे बढ़ते हुए मजहबी सयाहत के तनाजुर में कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं, इस पर भी आज हमने डिस्कशन करनी है। सबसे पहला ये हमारा सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें आज हमने बात करनी है योगा के ज़रिए बैक पेन का इलाज किस तरह से मुमकिन है। जब हम बैक पेन की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम अब तो ये देखने में आया है कि बैक पेन जो है वो उम्र के किसी भी हिस्से में हो सकती है। पहले वक्तों में हम देखते थे कि बैक पेन जो है वो विद एजिंग या जो ओल्डर एज ग्रुप था, जो बूढ़े लोग होते थे, उनमें ज़्यादा देखने में आता था और लोअर बैक में उनके बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। लेकिन अब जो है वो यंगस्टर्स में भी हम बहुत ज़्यादा कॉमन देख रहे हैं। ख़वातीन में बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम ख़वातीन को कुछ उनके बोन कंडीशंस, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह ख़वातीन में ज़्यादा कॉमन है। अदर दैन दिस मेन रीज़न, एक और रीज़न ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम ख़वातीन को डिलीवरी के वक्त एक एपिड्यूरल जिसको कहा जाता है, कमर में इंजेक्शन लगाया जाता है, जिसके बाद देखने में ये आता है, ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि थ्रू आउट द लाइफ फिर ख़वातीन को कमर की तकलीफ़ रहती है, किसी न किसी एक्टिविटी की वजह से, किसी न किसी इंजरी की वजह से, किसी न किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से लोगों में वक्तन फ़वक्तन बैक एक के इश्यूज़ जो हैं वो आते हैं। मसल स्ट्रेन हो सकता है, आपकी डिस्क डैमेज हो सकती है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और मुख्तलिफ इसकी शक्लें हो सकती हैं। सो योगा में इसका क्या इलाज है, विदाउट द मेडिकेशन आप इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त योगी नईम स्काइप पर मौजूद हैं। योगी नईम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। सो सबसे पहले ये बताइएगा कि योगा जो है वो कमर दर्द के इलाज में कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। शुक्रिया, आपने शो में मदद किया। और ये हमारा जो योगा है, इसमें आपकी बैकेक जितनी भी पुरानी हो, क्रॉनिक हो, जितना भी आपको मसाइल हैं बैकेक के, तो ये योगा से 100% क्योरेबल हैं। और अक्सर लोगों को जो बैक पेन है, उसमें अक्सरियत लोगों की जो है ना, वो लाजमी नहीं कि जो है वो डिस्क स्लिप हो। इसमें जो है वो लाजमी मस्कुलर पेन भी हो सकता है और बहुत सारे हमारे पॉस्चर के इशू हैं। अगर आम रूटीन में लोगों के पॉस्चर ठीक हो जाएं तो बैकिक से छुटकारा हो सकता है, क्योंकि हम दिन भर देख रहे हैं लोग ऑफिस में बैठते हैं और बैठने की पोजीशन ठीक नहीं होती। हम जब बैठते हैं तो हम बिल्कुल ऐसे गोल होकर बैठते हैं, बिल्कुल अपने जिस्म को ढीला छोड़ के बैठते हैं या टेक लगा के बैठते हैं। तो उससे जो है वो फिर आपके जो मसल्स हैं वो स्टिफ होना शुरू हो जाते हैं, बैक की सर्कुलेशन स्लो हो जाती है। आप देखा होगा कि कमर के पीछे खिंचाव आता है, टांगों के पीछे खिंचाव आता है, जितने भी स्टिफनेस है वो बैक साइड पे आती है, अपर बैक पे स्टिफनेस होती है। तो ये सारी की सारी वजह है मैनुअल सर्कुलेशन की। जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन दिल की तरफ सप्लाई है, उसका ताल्लुक आपके जो है वो काफ मसल्स के साथ है। अगर आपके सही। काफ मसल्स स्ट्रेच होते हैं तो आपके जो है वो बैक मसल्स रिलैक्स होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप काफ मसल्स की एक्सरसाइज करते रहें ऑफिस में बैठे हुए भी, आप चेयर पे बैठे हैं तो अपने पाँव को सिर्फ अपने टोज को ऊपर की तरफ उठाएं, हील्स टच रहें फ्लोर के ऊपर। आपने हील्स को अपने टच रखना है फ्लोर के ऊपर। अगर आप फर्ज करेंगे बैठे हुए हैं, आप चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं, आपके पाँव की पोजीशन ये होगी, तो आप सिर्फ अपने टोज को अपने स्ट्रेच करें बैठे बैठे।
अपने टोज को अपनी तरफ खींचें। तो ये एक मुकम्मल एक्सरसाइज है जो आपके बैक को रिलैक्स कर सकती है। आप सिर्फ सही। स्ट्रेच करें और फिर कर दें, स्ट्रेच करें। ये बैठे बैठे आप इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर लेंगे अपनी चेयर पे ऑफिस में बैठे हुए कि आपकी जो बैक है, जो स्टिफनेस है, वो कम होना शुरू हो जाएगी और जिस्म में दर्दें खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके दिल के साथ है। ये दिल की तरफ सप्लाई को बेहतर करती है। ये एक्सरसाइज जो काफ मसल्स का स्ट्रेच है, ये आपके दिल की मुआवनत करता है। दिल की सप्लाई बेहतर होती है जो मैनुअल है, क्योंकि दिल का काम सिर्फ और सिर्फ खून को पंप करना है बॉडी के अंदर, वापस नहीं खींचता। तो वापस जो लाने वाले मसल्स हैं दिल की तरफ सप्लाई, वो काफ मसल्स हैं। जो बदकिस्मती से हमने इनका इस्तेमाल छोड़ दिया है, बैठ गए हैं बिल्कुल। और ज्यादा बेसिक उनको होती है जो ज्यादा बैठे रहते हैं और उनका वॉकिंग जो है वो बिल्कुल नहीं होती और बिल्कुल स्टिल पोजीशन में पूरा दिन गुजर जाता है। तो फिर ब्लड फ्लो जो है वो बिल्कुल लो लेवल पे आ जाता है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन लेवल भी अच्छी नहीं है। हम बंद कमरों में रहते हैं। क्वालिटी ऑफ ऑक्सीजन और क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन दोनों पे हमने कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है। ब्लड फ्लो जो बेहतर होता है वो एक तो ऑक्सीजन लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और दूसरा आपके जो काफ मसल्स हैं इनका स्ट्रेच होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब जिनको बैकिक हो चुकी है, बैकिक का प्रॉब्लम है, तो योगा के जरिए से कैसे उसको क्योर किया जा सकता है, मैं उसके लिए भी थोड़ी सी टेक्निक शेयर करूंगा। बहुत सिंपल है। आप चेयर पे बैठे हुए हैं, फर्ज करें अपनी चेयर पे बैठे बैठे आप जो है अपने चेयर के जो बाजू होते हैं उसको पकड़ लें। ऐसे मैं तो अपने घुटनों को पकड़ लूंगा। अपनी रीढ़ की हड्डी को ऐसे सीधा बना लें, बिल्कुल एक रॉड की तरह, बिल्कुल स्ट्रेट कर लें। अब स्ट्रेट करने के बाद अपनी पूरी बॉडी को, अपर बैक को, हिप जॉइंट को मूव करते हुए आगे बढ़ना शुरू करें। कमर सीधी, कमर गोल नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसको साइड से भी दिखाऊंगा ताकि इसको समझ सकें आप। जितना आप आगे आ सकते हैं, जितना इजीली, लेकिन कमर गोल नहीं होनी चाहिए। मैं इसको साइड से दिखाऊंगा ताकि आप इसको कर सकें। चेयर पे बैठे बैठे भी इसको कर सकते हैं। ये आप मेरी बैक को देखिएगा कि बैक में कोई खम नहीं आएगा। इसको रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे जैसे एक रॉड होता है। आपने अब अपने हिप जॉइंट को मूव करना है, बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, जितना इजीली आप आगे आ सकते हैं, जितना। और जहां पे आप रुक सकते हैं वहां रुक जाएं। आप इजीली जहां तक आ सकते हैं वहां रुक के थोड़े 2-3 लंबे गहरे सांस लें। कमर को ऐसे गोल नहीं होने देना। ये कमर अगर गोल हो जाएगी तो इसका फायदा नहीं होगा। ये देख सकते हैं आप, ऐसे कमर गोल होती है जब हम झुकते हैं। तो आपने जब झुकना है तो अपनी कमर को सीधा रखते हुए ऐसे आगे बढ़ना है, कमर स्ट्रेट आपकी। ये आपके बैक मसल जो स्टिफ हुए हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को बहाल करेंगी ये एक्सरसाइज। इससे आपके बैक मसल जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जिनके थोड़ा सा जो वर्टिब्राज हैं उनमें थोड़ा सा अगर स्पेस कम हो जाता है, जैसे बैठने की वजह से हम जब बैठते हैं तो बिल्कुल हमारे जो मोहरे हैं वो जुड़ जाते हैं, तो उनमें स्पेस का होना बड़ा जरूरी है। तो उसके लिए आप यूं ही चेयर पे बैठे बैठे या मैट के ऊपर बैठे बैठे साइड बेंड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे। बिल्कुल एक तो ट्विस्ट नहीं करना है, ऐसे साइड बेंड करते हुए अपनी बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए, बॉडी को स्ट्रेट रखते हुए दूसरे हाथ का सहारा ले लें और यूं स्ट्रेच करें। बाजू को सीधा रखें, ऐसे नीचे की तरफ आने दें, बाजू सीधा हो ऊपर की तरफ। ये आपकी बिल्कुल एक लाइन सीधी हो जाएगी। इसी तरह फिर दूसरी साइड पे बाजू पहले स्ट्रेच कर लें और फिर आहिस्ता से झुकें, बाजू सीधा रखते हुए। अब ये आपके जो साइड, आपके जो अक्सर जो पेन आती है हिप जॉइंट के साइड पे आती है, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइज है। इससे आपकी टांगों में दर्द भी खत्म होता है। ये आपकी बैक के जो चैनल्स हैं उनको खोलती है, आपके जो डिस्कें हैं उनकी स्पेस को बेहतर करती है। तो इससे ये जो है वो आप करते हैं तो इससे आपको खासा रिलीफ मिलेगा। लेकिन अब कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस करनी चाहता हूँ जो गलत आम हो चुकी हैं। हम देखते हैं कि जितने भी लोग बैकिक का शिकार होते हैं वो सबसे पहले उनको जो बताया जाता है कि आप फौरन कोबरा पोज कर लें। अब कोबरा पोज किनको करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, ये समझना बड़ा जरूरी है। हम अगर देखें तो हम आम रूटीन में हमारी जो बैक है वो एस शेप की हो चुकी है। पेट के बड़े होने की वजह से हमारी कमर पहले ही अंदर की तरफ गई होती है, तो बैक बेंड जो है वो और ज्यादा नुकसान कर देता है। कमर बजाय ठीक होने के नुकसान की तरफ चली जाती है और हमारा जो अपर बैक है वो आगे की तरफ झुका होता है। तो ये एस शेप को खत्म करना आपकी कमर की सेहत है। अब एस शेप को अगर खत्म करना है तो आप कोबरा पोज बिल्कुल ना करें। ये कोबरा पोज उनके लिए है जिनकी कमर बिल्कुल सीधी है, रीढ़ की हड्डी जो है वो पेट की वजह से अंदर की तरफ खिंची हुई नहीं है।
आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान खवातीन को अक्सर बैकिक हो जाती है। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि पेट ने खींचा होता है कमर को, लोअर बैक आपकी अंदर की तरफ डी शेप की तरफ हुई होती है। तो जब आप पहले से ही आपकी कमर अंदर की तरफ गई हुई है तो फिर बिल्कुल आपने कोबरा पोज नहीं करना, और आप उसमें फिर जो है वो लाजमी तौर पर लेट जाएं और ऐसे लेट के अपने स्ट्रेच करेंगे, राइट लेग को ऐसे पकड़ लें और ऐसे कमर के लिए अगर पकड़ेंगे घुटने से ऐसे पकड़ के अपने थोड़ी देर होल्ड करें, और अगर हो सके तो जितना आसानी से आप 5 सेकंड 10 सेकंड रोक सकते हैं रोक के रखें। इसी तरह फिर दूसरी साइड से अपने दो घुटने को पकड़ लें और थोड़ा सा अपने पेट की तरफ स्ट्रेच करके रोक लें और 5 सेकंड या 10 सेकंड होल्ड करें, और इस तरह ये 5 दफा आप इसको रिपीट कर लें 1 बाय 1। फिर दोनों कच्ची लेग्स को पकड़ें और घुटनों से पकड़ते हुए अपनी तरफ खींचें ऐसे पेट के ऊपर, ताकि जो वो कर्व आपके रीढ़ की हड्डी में जो अंदर की तरफ बड़ा है उसको कम किया जा सके। इसी तरह फिर जो है वो दोनों को 5 दफा कर लें। फिर इसके बाद एक पाँव को ऐसे ऊपर रख लें, ये घुटने के ऊपर पाँव को फोल्ड कर लें, ऐसे लेग फोल्ड करके पाँव ऊपर रख लें। फिर आप टांग के अंदर से ऐसे पकड़ के इसको अपनी तरफ स्ट्रेच करें। इससे आपके हिप जॉइंट के ऊपर स्ट्रेच आएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। ये आपको करते हुए स्ट्रेच आएगा, लेकिन इसके बाद बड़ा रिलीफ मिलेगा, आपकी बैक जो है वो बड़ी सुकून में आ जाएगी। खासकर जिनको टांगों में दर्द रहता है, जिनकी टांगें खिंची रहती हैं कमर की वजह से, तो वो इससे खासा रिलीफ मिलेगा उनको और वो बड़े जो है वो सुकून में आ जाएंगे। इसी तरह फिर दूसरी तरफ से ऐसे पाँव ऊपर रख लें, लेग के ऊपर ऐसे घुटने के करीब रख लें और इसको फिर अंदर से ऐसे पकड़ते हुए अपनी तरफ स्ट्रेच करें, जितना इजीली कर सकते हैं, जितना आपसे आसानी से हो सके। फर्स्ट से आपसे घुटना नहीं पकड़ा जाता, आप इसको अंदर से पकड़ लें। अगर आपको अंदर से पकड़ना में मुश्किल है तो आप जितना आसानी से ऐसे पाँव को पकड़ के कर सकते हैं कर लें, जितना आसानी से हो सकता है, और थोड़ी देर होल्ड करें फिर वापस। तो ये एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो इससे आपकी टांगों में दर्द भी खत्म हो जाता है। फिर इसके बाद अपने बाजू आप खोल लें शोल्डर लेवल के ऊपर, और राइट लेग को ऊपर लेके आए, ऐसे क्रॉस कर लें, दोनों लेग क्रॉस कर लें, घुटने के ऊपर घुटना आ जाएगा। अब जो लेग ऊपर की तरफ है इसकी तरफ हाथ को देखें ऐसे ट्विस्ट करके, और दोनों घुटने अपोजिट साइड पे ले जाएं। थोड़ी देर होल्ड करें, 2-3 लंबे सांस लें, फिर वापस। इसी तरह फिर दूसरी लेग को ऊपर लेके आए। अच्छा याद रखिएगा, जो टांग ऊपर की तरफ है इसकी तरफ देखना है, हाथ की तरफ, इस हाथ को देखिए और दोनों घुटने अपोजिट साइड पे ले जाएं, और जिस्म को ढीला रखते हुए थोड़ी देर रुकें, सांस लें लंबे। 2-3 लंबे सांस लेने के बाद फिर आप वापस आ जाएं। इसको भी आप 5-5 दफा रिपीट कर लें। तो ये बड़ी जबरदस्त एक्सरसाइज है आपकी लोअर बैक के लिए। फिर आप टर्न करके उठें, उठते हुए भी आप करवट लेके उठा करें। हम बेड से सीधा उठते हैं जिसकी वजह से पूरा प्रेशर कमर के ऊपर आता है, और फिर हम रुकू जब करते हैं तो उसमें फिर डॉक्टर हजरात इसलिए मना करते हैं कि जब रुकू से आप उठते हैं तो सारा प्रेशर आपकी बैक पे आता है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव भी है। अगर आप रुकू से उठते वक्त थोड़े से घुटने बेंड कर लें, घुटने बेंड करते हुए आप ऊपर को उठेंगे तो आपका प्रेशर सारा कमर से हट के घुटनों पे आ जाएगा, आपकी कमर सेफ रहेगी, आप रुकू भी कर सकेंगे आसानी के साथ। तो एक एक्सरसाइज और है जो आपकी कमर की मजबूती के लिए है, उसमें यह है कि आप अपने जैसे चाइल्ड पोजीशन होती है ऐसे बैठ जाएं, नमाज की पोजीशन में, जैसे आप नमाज में बैठते हैं, बैठ के अपने कमर को सीधा रखते हुए जितना आगे की तरफ खींच सकते हैं, हाथों की मदद ले लें। कमर को सीधा रखते हुए हाथों की मदद से जितना आप आगे बढ़ सकते हैं, कमर सीधी, और यहाँ पे आप लंबे गहरे सांस लें। फिर वापस। इसी तरह 2-3 दफा कर लें। और एक मैं और टेक्निक शेयर करना चाहूंगा आपके साथ कि आप अगर बहुत ज्यादा सैटिका नर्व के शिकार हैं तो फिर आप बेड के ऊपर बैठ जाएं और ये पैरों के दरमियान थोड़ा फासला बढ़ा लें, थोड़े घुटने खोल लें, और ये आपका जो आगे वाला पाँव है इसको सीने के सामने लेके आए, और जिस टांग में दर्द होता है, सैटिका नर्व टांग में आता है, जिस टांग में दर्द होता है वो टांग आगे रखें, उस पाँव को आगे रखें, और इसी पोजीशन में अब थोड़ा सा ये फासला पाँव के दरमियान फासला बढ़ चुका है, तो आगे थोड़ा सा बढ़ते हुए आपने कमर को सीधा रखते हुए आगे फॉरवर्ड बेंड करना है, ऊपर देखते हुए, नीचे नहीं देखना, ऊपर देखते हुए आपने ऊपर देखते रहना है, और सीने को आपने नीचे लेके आना है, सीने को पाँव की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है। इससे काफी ज्यादा आपकी टांग में जो है वो जो आगे टांग है इसमें स्ट्रेच आएगा, लेकिन आपने इसको
रिलैक्स रखते हुए लंबे गहरे सांस लेते रहना है और जितना काबिल बर्दाश्त है वहां तक झुकिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस। ये एक ऐसा एंगल है जिससे आपकी जो है वो जो जकड़ी हुई बैक होती है, जिसमें आपकी जकड़न फील होती है और बहुत ज्यादा स्टिफनेस फील होती है, अगर आप इसको करते हैं तो आपकी जो बैक है वो सुकून में आना शुरू हो जाती है। तो ये चंद एक्सरसाइजेज हैं जो आप अगर कर लेते हैं तो इससे आपको काफी ज्यादा बैक पेन को रिलीफ लेने में काफी फर्क पड़ता है, काफी आसानी होती है आपको। बिल्कुल तो ठीक हो गया। ये थैंक यू सो मच योगी नईम, हमें बड़ा आपने तफसीलन तमाम चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की हैं, बाकायदा आपने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। और कुछ जो आपने पोस्चर्स बताए हैं या कुछ आपने जो टिप्स दी हैं, एक्सरसाइजेस बताई हैं, योगा पॉजेज एक्चुअली आपने बताए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा आई थिंक ईजी भी हैं और बेनिफिशियल भी साबित हो सकते हैं। अच्छा, योगा के हवाले से तो आपने बड़ा क्लियर बता दिया, बड़ा इन डेप्थ बता दिया। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर हम चाहें कि हम बैक पेन को अवॉइड कर सकें, उसके लिए हमें प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर क्या करने की ज़रूरत है? हमारी लाइफस्टाइल, हमारी खुराक कितनी मैटर करती है? जी बहन, बिल्कुल हमें अपना जो है वो एक तो विटामिन डी पूरा रखना चाहिए हमेशा। विटामिन डी की वजह से भी बहुत सारी जो है वो आपको दर्दें जिस्म के अंदर होती हैं, जिस्म दुखता रहता है, आपको बहुत सारे मसाइल होते हैं। और कैल्शियम का खास ख्याल रखें। हमारे खवातीन में अक्सर कैल्शियम की कमी होती है जिससे फिर जो है वो बैक पेन होती है। तो विटामिन और कैल्शियम अपना मल्टी विटामिन का और जो आपके न्यूट्रिशनिस्ट हैं उनसे ज़रूर लाजमी तौर पर अपनी डाइट प्लान लें। हर किसी बॉडी के लिए एक ही डाइट प्लान नहीं यूज़ हो सकता। हम क्या करते हैं कि अगर किसी को किसी डाइट प्लान से फ़र्क पड़ता है तो फ़ौरन हम कहते हैं मैं भी इसी पे अमल कर लूँगा। तो बिल्कुल डाइट एक ऐसी ऐसे ही। चीज़ है, आप बाकायदा तौर पर अपने न्यूट्रिशनिस्ट से अपना डाइट प्लान लेना है। जो आपकी बॉडी फिगर है, जो आपकी जो बॉडी टाइप है, उसके मुताबिक वो आपको डाइट प्लान देगा। तो बिल्कुल इसलिए ठीक हो गया। इसका ये खासा चंद आपने चीज़ें बताई हैं और ये आजकल के वक्त में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम सब की खुराकें ऐसी नहीं हैं, लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। सो उसमें किसी ना किसी सूरत में विटामिन डी, कैल्शियम सप्लीमेंट्स जो हैं, लेकिन येस विद द रिकमेंडेशन ऑफ योर डॉक्टर, ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। इसी अंदाज में अपना लाइफस्टाइल बेहतर करके भी कुछ चीज़ों को आप पहले से अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और सवाल नईम साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है कि हफ्ते में अगर आपने 4 दिन भी एक अच्छी एक्सरसाइज अगर आपने कर ली है और 3 दिन अगर आप रेस्ट पर जाते हैं तो ये भी इनफ होता है। योगा के हवाले से ये क्या कहा जाता है कि इसको कितने दफ़ा एक वीक में आप कर सकते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम? बहन, योगा और कोई भी एक्सरसाइज वो इसी चीज़ को जो है वो मद्देनजर रखते हुए कि अभी हैबिचुअल ना जिस्म हो जाए। आपको मैक्सिमम 5 डेज करना चाहिए और मिनिमम 3 डेज करना चाहिए। जब आप 7 डेज किसी भी चीज़ को करते हैं तो आप उसके हैबिचुअल हो जाते हैं और उसका फिर फ़ायदा कम होना शुरू हो जाता है। जैसा कि सही। अगर आपको कोई मेडिसिन डॉक्टर देता है और आप चंद दिन इस्तेमाल कर लें तो उसका असर कम होना शुरू हो जाता है, फिर वो आपको फ़ॉर्मूला चेंज करके देता है कि ये फ़ॉर्मूला चेंज कर दिया, चेंज करता है। तो इसी तरह आपने कोई भी हेल्दी एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में लेके आनी है तो आप उसको 7 डेज इस्तेमाल ना करें, चाहे वो खुराक हो, चाहे कुछ भी हो। अगर आप उससे देर पा फ़ायदा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा फ़ायदा होता रहे, तो आप उसमें वक़्फ़ा ज़रूर रखें। मैक्सिमम 5 डेज और मिनिमम 3 डेज अ वीक आपको अच्छा, एक्सरसाइज इसको करनी ऐसे भी कर चाहिए। सकते हैं जैसे ऑल्टरनेटिव डेज होते हैं, आज किया, कल गैप ले लिया, फिर परसों किया, फिर एक दिन का गैप, इस अंदाज में ऑल्टरनेटिव डेज पर योगा किया जा सकता है? बिल्कुल बहन, इससे क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है। आप एक दिन अपने मसल्स को यूज़ करते हैं, एक दिन रेस्ट करते हैं, फिर अगले दिन आप जब योगा करना चाहते हैं तो आपके मसल्स फ्रेश होते हैं, ना कि थके हुए होते हैं। आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, जैसे जिम करते हैं, अगर आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो सेंसलेस पोज़ीशन में जाना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम स्टैमिना समझते हैं कि ये मेरा स्टैमिना है। आपकी बॉडी सेंसलेस होना शुरू हो जाती है, आप उसको स्टैमिना समझ लेते हैं। जब आपका जिस्म आधा घंटा वर्कआउट करके आपको महसूस ही नहीं करवा रहा कि आपने कुछ किया है, तो आप चाहते हैं कि मैं 1 घंटा कर लूँ, तो इसका मतलब है कि अब आप सेंसलेस होने की पोज़ीशन में जा रहे हैं। तो आपको हर लम्हा अपने जिस्म को महसूस करना है। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी आप वर्कआउट करते हैं, आपको हर वक़्त हर चीज़ महसूस होनी चाहिए। स्टेमिना ये है कि एग्जैक्टली। आप कर पाएँ, और आप मेरे ख्याल में महसूस करना फोकस छोड़ भी दें। आपको बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये नहीं कि आपका ध्यान कहीं और है
या आप साथ साथ योगा कर रहे हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता जिसमें आपकी तवज्जो नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होती, आपकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट एक्चुअली में एक्सरसाइजेस में होना, योगा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, बिकॉज़ आपने अभी हमें ट्रीटमेंट बताया या योगा पोस्चर्स बताए जिनके ज़रिए हम अपनी बैक पेन को क्योर कर सकते हैं या एटलीस्ट अवॉइड भी किया जा सकता है। लेकिन मैं आपसे ये भी साथ में जानना चाहूँगी कि मतलब आपके आपके एक्सपीरियंस में आप बहुत अरसे से योगा कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। कितने पेशेंट्स आपने योगा जो करते हैं वो बैक पेन के क्योर होते हुए देखे हैं योगा के ज़रिए? सक्सेस रेट आप कह लें इसका कितना है? बहन, अभी तक जितने लोग जो है वो योगा से बैकिक का शिकार थे, जो ठीक हो चुके हैं, इनकी तादाद मैं आपको बता नहीं सकता। मेरा अच्छा, जो मुझे योगा करवाते 23 ईयर्स हो गए हैं योगा करवाते हुए। 23 साल से मैं योगा करवा रहा हूँ और इस 23 साल में इतने लोग क्योर हुए हैं कि उनकी गिनती मेरे पास मौजूद नहीं है। और ये बैकिक आम मर्ज़ है, आम मर्ज़ है। जितने आप अगर 10 बंदों में देखेंगे तो 5 लोगों को जो है वो कमर दर्द है, कमर में अनईज़ीनेस है। उनको बिल्कुल फ्रेश फ़ील नहीं करते लोअर बैक में। तो लेकिन बिल्कुल ठीक। योगा करने से अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मैं ये कहूँगा कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है वो ठीक हो चुके हैं योगा के ज़रिए से। बिल्कुल तो ठीक हो गया। सो हमने जो है योगा वो इसको इज़ जो अ है वे जिसमें आप मेडिसिन को इन्वॉल्व किए बगैर विद द योगा पोस्चर्स और जो इसकी टेक्निक्स हैं उनको करते हुए आप अपना बैक पेन बड़े अच्छे तरीके से क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हैं कि अगर आपको बैक पेन हो ही ना, आप इसको अवॉइड कर सकें, इसके लिए डाइट का अच्छा होना, लाइफस्टाइल को अच्छा रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका सिटिंग पोस्चर बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा फर्म होना चाहिए कि वो नौबत ही ना आए। लेकिन येस, कभी कभी किसी ना किसी दूसरी मेडिकल कंडीशन की वजह से आपको कमर दर्द निकल आती है, लेकिन उसको आप बड़े अच्छे तरीके से योगा की जो इजी टेक्निक्स हमारे साथ योगी नईम ने शेयर किए हैं, हम अपने यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी ये क्लिप शेयर करेंगे। आप दोबारा एक दफ़ा देखकर इनको नोट करके, इनको एक्सपीरियंस करके अपना बैक पेन इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच योगी नईम फॉर ज्वाइनिंग अस इन आवर शो। व्यूअर्स, इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे फ्रॉड की एक नई किस्म पर। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपके साथ एक फ़्रॉड की नई किस्म जिसको शेयर किया था, जिसमें कुरियर सर्विसेज और बैंक मैनेजर्स बराह रास्त मुलविस थे और किस अंदाज में लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी रकम हथियाई जाती है। ये तमाम तर डिटेल्स हमने कल भी आपके साथ शेयर की थी। आज हम बात करेंगे, और हम अक्सर यूट्यूब वगैरह भी जब देख रहे होते हैं तो हमारे सामने मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सी ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जिसमें ये होता है कि आपको बर वक्त लोन मिल सकता है, बिला सूद कर्जा मिल सकता है, ये चीज़ें अब कोई मुश्किल नहीं। सो देर आर सो मेनी ऑनलाइन ऐप्स जो आपको कर्जा फराहम करती हैं। कर्जा फराहम करके वो आपको उसकी पहली किस्त भी देती हैं और उस सूरत में जो मार्कअप बनता है वो तमाम चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन जब आप एप्लीकेशन ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर अपना डाटा सारा प्रोवाइड करते हैं, तो कुछ ही देर के बाद यू जस्ट रियलाइज़ कि आपके साथ स्कैम हुआ है। किसी ना किसी तरीके से आपके उस पर्सनल डाटा तक रसाई हासिल करके ये जो ऐप्स हैं और ऑब्वियसली जो इस पीछे तमाम एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं या जो भी इसके करता धरता होते हैं, वो आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये नई एक फ्रॉड की किस्म है और इसके असल हकाइक क्या है, किस तरह से ये सारा प्रोसेस किया जाता है और आप सब ने इससे कैसे बचना है, ये बताने के लिए हमारे लाहौर रंग के एंकर पर्सन मियाँ इमरान अरशद इस वक्त शो में मौजूद है। मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, मैंने खुद भी पर्सनली इस तरह से यूट्यूब और फेसबुक को जब हम देख रहे होते हैं वीडियोस, तो बीच में बहुत सी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि अभी लोन हासिल करें। बहुत से लोग लोन हासिल करते भी हैं, लेकिन नोबडी नोज कि इसके पीछे क्या स्कैम हो रहा है, इसकी आड़ में क्या स्कैम हो रहा है। सो व्हाट्स द प्रोसेस जिसके ज़रिए ये एक नया फ्रॉड जो है आवाम के साथ किया जा रहा है? ये बेसिकली ऑनलाइन ऐप के जरिए कर्जा देने का फ्रॉड होता है और कर्जा दिया भी जाता है। अनफॉर्चुनेटली इसकी मशरूम ग्रोथ है पाकिस्तान में। आपको कोई शहर, कोई मोहल्ला, कोई इलाका, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं मिलेगी जहां पर इसके विक्टिम्स नहीं है। और मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि बेतहाशा लोगों ने इनसे कर्जे लिए हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर आपको 7 दिन का टाइम दिया गया कर्जा वापस करने का, तो आपने 7 दिन में वापस करनी है सूद के साथ, यानी ठीक है। बेतहाशा सूद, यानी डबल ऑफ द टोटल अमाउंट आपका तकरीबन बन जाता है। लाइक आपने
2000 लिया तो आपको 4000 6000 वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक दिन भी ऊपर हो जाता है, नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि यार ये तो मसला ही क्यों नहीं है, मुझे कोई 8-10 हजार रुपया कर्जा चाहिए तो हफ्ते के अंदर अंदर मैं वापस कर लूंगा। हम लोग फ्यूचर को भूल जाते हैं कि वो हमारे हाथ में नहीं है। एक दो दिन जब ऊपर होते हैं तो आपको इतना मैसिव बल्क में सूद डाला जाता है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग है। और हम लोग ये जानते बूझते हुए कि हम अल्लाह और उसके नबी के साथ जंग पर निकल रहे हैं और मुसल्ला होकर निकल रहे हैं, हम अपना हथियार हाथ में उठाते हैं और हम अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग पर निकल जाते हैं। और इवेंचुअली उसका हल नुकसान ये होता है कि हम कहीं के नहीं रहते। अब ये जो रावलपिंडी में वाकया हुआ है ये कोई सही। पहला वाकया नहीं है। मेरे साथ बजाते खुद दर्जनों लोग राब्ते में हैं और वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि दे वांट टू क्विट द लाइफ, और उनके लिए अच्छा। हम उनकी मुआवनत जाती कैपेसिटी में कुछ नहीं कर सकते। क्यों? कि उन्होंने, किसी ने 8000 कर्जा लिया था, किसी ने 10,000 कर्जा लिया था, और अब उनके कर्जे जो हैं वो किसी का 1,10,000 हो गया, किसी का 1,25,00,000 हो गया हुआ है। वजह क्या थी? कि मुलाजमत नहीं थी, बच्चे तकलीफ में थे। मैं ख्वातीन से ये बात कहूंगा कि बेयर विद योर हस्बैंड्स, और अपने खामदों को ऐसी सिचुएशन में ना डालें कि उनको कुर्बानी के वक्त में कुर्बानी नहीं दे रहे और आप उनसे डिमांड कर रहे हैं तो वो कर्जा ले लेते हैं। उसके बाद पूरी फैमिली का, अब ये ऐप्स करती क्या है कि ये आपका तमाम मोबाइल की एक्सेस हासिल कर लेती है। जिस टाइम वो आपसे परमिशंस मांग रहे होते हैं तो उन परमिशंस में इंग्लिश कंटेंट कुछ और दिया जाता है और परमिशन किसी और चीज की बैक एंड पर डेवलपर्स ने इसको हैक करके दिया हुआ होता है। वो परमिशन आपसे गैलरी की, आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट की, आपके जो लॉगिन्स हैं उनकी परमिशन ले लेती है, और जो परमिशन ले लेती है विद इन नो टाइम वो एक्सेस जाती है और हर चीज आपकी उनके पास चली जाती है। अब जब आपकी तरफ से पैसे लेट होते हैं तो यहाँ असल तमाशा शुरू होता है कि आपकी बहनों की तस्वीर, आपकी फैमिली की तस्वीर, आपके दोस्त अहबाब अजीजों करीब, पंजाबी में कहते हैं जिसने कर्जा लिया है उसको हर जगह भंड के रख दिया जाता है। और उसकी मुआशरे में इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या होता है कि कहीं वो बेइज्जत हो जाए, उसको बेइज्जती किया जाता है और बाकायदा उसको, उसकी बहनों को, उसके भाइयों को, उसकी एहलिया को, उसके जो जो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में नॉर्मली हम रिश्ते के साथ नाम सेव करते हैं, हमारा Exactly. कल्चर, तो उन रिश्तों को देखकर कॉल्स की जाती हैं। और अच्छा मियां साहब, एक और चीज़ मैं इसमें ये जानना चाह रही हूँ। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 19,000 का कर्जा, 4,000 का कर्जा, 2,000 का कर्जा, ये कर्जे बहुत छोटे हैं। लेने वाले कौन है? मतलब उनका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस अपना क्या है, और क्या वो बिल्कुल अनपढ़ है? अनपढ़ नहीं है मैडम, मुलाजमत पेशा लोग हैं। कोविड के बाद एक बड़ा प्रॉब्लम आया है कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को तनख्वाह महीने के पहले हफ्ते में देनी है वो अगले महीने के दूसरे हफ्ते में दे रही होती हैं। तनख्वाहें लेट होती हैं, लोग कर्जे पर चल रहे होते हैं। आप किसी मार्केट में जाकर किसी डोमेन में तनख्वाहदार आदमी को देख लें, तनख्वाहदार आदमी मर रहा है, पिस रहा है, और इवेंचुअली वो खुदकुशी पर पहुंच जाता है। और ये ऐसी सिचुएशन है कि कर्जा देने वाला आपके सामने नहीं है, लेकिन वो आपको साइकोलॉजिकली इतने बुरे तरीके से टॉर्चर कर रहा है। आप एक लम्हे के लिए इमेजिन करें कि आपकी फोन बुक, आपकी गैलरी, आपके कॉन्टैक्ट्स हैक कर लेता है और कोई शख्स, और नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह ना करे वो आपके अजीजों कारिब को कॉल्स करना शुरू कर देता है, और ये सारी सिचुएशन आप पर या इमरान अरशद पर आ जाती है। व्हाट वी पीपल विल डू, हम जहां जाएंगे हमारे मुंह पर ताना मारा जाएगा, तुम्हारी वजह से मेरी बहन को गालियां पड़ी है। हम लोग क्या करेंगे? ये जिन साहब ने खुदकुशी की है यही मामला है। मैं आपको कुछ स्टैट्स दे देता हूँ। गुज़श्ता वर्ष 2022 में अक्टूबर और नवंबर में भारत में इसी किस्म के स्कैम्स, ऑनलाइन कर्जे के सूद पर जो स्कैम्स हैं उनके नतीजे में 11 लोगों ने सुसाइड की थी, जिनमें से एक कपल भी था, और उनकी तस्वीरें एडिट करके बरहना तस्वीरें जो हैं जिनका कोई ताल्लुक ही नहीं था, चेहरे ऊपर लगाकर लोगों को फ्लोट कर दिए गए, उनके रिश्तेदारों को उन्होंने सुसाइड कर ली। 2 माह ये मामला चला है और इंडियन गवर्नमेंट ने ऐप्स को बैन कर दी है। मेरे साथ इंडिया से लोग राब्ता कर रहे होते हैं, क्योंकि ये डिजिटल मीडिया से लोग राब्ता कर रहे होते हैं। वो हमें बता रहे होते हैं कि जी हमारे साथ ये मामला हुआ था वहां पर, और हमें पाकिस्तान के नंबरों से कॉल आती थी। अच्छा, एक और चीज़, जिस तरह से ये आपने बड़ी मतलब खौफनाक किस्म के उसमें हकाइक हैं, और लोगों को इसके रिजल्ट्स क्या होंगे, अभी कर्जा तो ले लिया, आगे जाकर क्या होगा उनको इसकी नौयत का भी अंदाजा नहीं, और फिर किसी का सुसाइड तक पहुंच जाना। करना चाहूंगा एक सेकंड, अपॉलॉजी में 1 मिनट लूंगा सिर्फ।
लड़कियों के बहुत ज्यादा राब्ते मेरे साथ हो रहे हैं, जो ठीक है। बच्चियां कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, परदेश आई, लोगों को देखा, उनकी ये डिमांड्स हैं जनाब, कपड़े अच्छे, इस तरीके से, वो कर्जा लेके बैठ जाती हैं। अब वो कर्जा नहीं उतरा, अब उनके लिए अजाब ये पड़ा हुआ है कि हम किसको बताएं, हमारे घरों में राब्ते हो रहे हैं, हमें निकालें, माँ बाप हमें जो है वो कोई डिसोन करने पर आ गया, भाई हमें ताने मार रहे हैं, हमें हम घर जाने जोगे नहीं रहे। मैं हम्बल रिक्वेस्ट हर किसी से करूंगा कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सूद अल्लाह और उसके नबी से जंग है। दूसरे नंबर पर हमें किसी ऐसे आदमी से सूद नहीं, कर्जा नहीं लेना चाहिए बिला सूद भी, जिसको हम जानते नहीं है। और गवर्नमेंट बिल्कुल से ठीक। रिक्वेस्ट करूंगा कि FIA हमारा इदारा है, कान लपेट कर लेटा हुआ है, रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों शिकायत FIA के पास जा रही हैं। सही। वो सिर्फ सर्द खाने की नजर हो रही है कि FIA कहता है जी हमारे पास काम करने के लिए, इस पर। अच्छा मियाँ साहब, हमारे पास वक्त की किल्लत है, एक आखिरी सवाल क्विक आपसे इस पर कमेंट चाहूँगी। एक ये बात बता दें कि ये जो ऐप्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में कर्ज के हवाले से काम कर रही हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं, इनके कुछ नाम, यानी कि जो नुमाया ऐप्स हैं जिन्होंने ये स्कैम्स किए, उनके नाम लोगों को बता दें। और दूसरा ये कि इस वक्त किया क्या जाना चाहिए, आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए, अगर आप ये अपने फ़ोन से ऐप डिलीट कर दें तब भी एक्सेस इन लोगों के पास रहती है? क्विकली बताइएगा। आपको पूरा फोन फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। इनमें बर वक्त एक बहुत बड़ा नाम चल रहा है, बर वक्त है, जरूरत कैश है, इजी लोन है, इजी कर्जा है, उधार पैसा है, दीदी लोन है, DI दीदी लोन, इसकी तो बकायदा मेरे पास ऑडियोज आई हुई हैं। ये जरूरत कैश है, एक अलावा इसके ये तमाम ऐप्स जो हैं, या कोई भी कर्ज देने वाली ऐप जो मैडम, हमें उसको कंडेम करना है। दिस इज द राइट टाइम। अगर नहीं करेंगे हम लोगों को कहीं ना कहीं सुसाइड करते, एक दूसरे को मारते हुए देखेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया, और हमें अपना इसमें हिस्सा भी डालना चाहिए। अवेयरनेस कैंपेन्स इस हवाले से प्रॉपर तरीके से विद द यूज़ ऑफ सोशल मीडिया या डिफरेंट प्रोग्राम्स में इसको हाईलाइट किया जाना चाहिए ताकि लोगों को इस तरह के स्कैम्स और फ्रॉड से बताया जा सके। थैंक यू सो मच। मियाँ इमरान अरशद हमारे साथ मौजूद थे, और ये बहुत अहम इम्पॉर्टेंट इशू जो है, और मेरे ख्याल में इस पर लोगों को भी अवेयर होना चाहिए कि इस तरीके से किस तरह से आपके साथ आगे जाकर जो प्रॉब्लम्स है वो इंटेंसिफाई कर सकते हैं। फिर अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।